सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान भाषा व पाठ्यचर्या। इस सब्जेक्ट का आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। तो ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग व शॉर्ट में आता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन दूसरे भी आ जाते हैं, जो हमारे वाद होते हैं, उन वादों का और ज्ञान मीमांसा का क्या संबंध है। तो ये भी हमारा आ जाता है कि अलग अलग वादों में के अनुसार आप ज्ञान मीमांसा को वर्णित कीजिए। ये शॉर्ट में आता है, इस वजह से ये क्वेश्चन कई तरह से आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा ज्ञान मीमांसा की एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं इसे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी दर्शन शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, एक तरह से ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्ञान क्या होता है, दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा होता है। दर्शन शास्त्र का क्या, दर्शन शास्त्र में हम क्या करते हैं, दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट होता है उसे हम क्यों पढ़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम ज्ञान की खोज करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार करते हैं, तर्क वितर्क कर, सोच विचार कर, चिंतन मनन कर ज्ञान प्राप्त करते हैं आप किसी भी चीज़ के बारे में, उस प्रक्रिया को हम दर्शन कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र का संबंध सीधा सीधा सा ज्ञान से हो जाता है। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दर्शन शास्त्र की तीन प्रमुख शाखाएं होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो वही हमारा टॉपिक है, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा में हम क्या करते हैं, हमारे मूल तत्व की खोज करने की कोशिश करते हैं, अपने मूल तत्व के ज्ञान के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं हम जानकारी, कि हमारी जो हम इंसान है, ये ब्रह्मांड है, इसका मूल तत्व क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो हमारे आदर्शवादी होते हैं वे इस मूल तत्व को ईश्वरीय मानते हैं कि ईश्वर ने इसकी खोज की है, ईश्वर ने बनाया है। और जो यथार्थवादी है वे मूल तत्व को हमारा ये भौतिक मानते हैं कि ईश्वर वगैरह ने नहीं हमें बनाया, एक भौतिक तत्व है, उसी से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो तत्व मीमांसा में हम मूल तत्व की खोज करते हैं। ये भी आ जाता है हमारा वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में, कहाँ से हमारी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उस मूल सूक्ष्म तत्व की खोज करते हैं। अब बात कर लेते हैं ज्ञान मीमांसा की, इसे थोड़ा बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा में हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य वगैरह होते हैं, उन मूल्यों की हम चर्चा करते हैं, कैसे मूल्य होने चाहिए, क्या मूल्य होते हैं, कैसे मूल्य होते हैं। तो मूल्य मीमांसा में हम मूल्य की चर्चा करते हैं। तत्व मीमांसा में हम तत्व के बारे में जानकारी लेते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब बच जाता है ज्ञान मीमांसा। देखो जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सब्जेक्ट का नाम है हमारे फिलोसफी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्ञान का क्या अर्थ होता है, ज्ञान कहते किसे हैं, ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, या किस चीज़ को आपको ज्ञान मानना चाहिए, कौन सी जानकारी को आपको ज्ञान मानना चाहिए, ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए ना। तो वही चीज़ हम ज्ञान मीमांसा में करते हैं। ज्ञान मीमांसा में हम इस चीज़ की खोज करने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान कहते किसे हैं, किस चीज़ को हम ज्ञान माने, किसे अज्ञान माने, किसे सत्य माने, किसे असत्य माने, किसे भ्रम माने, किसे हम वास्तविकता माने। तो हम ज्ञान शब्द का विश्लेषण करते हैं ज्ञान मीमांसा में। ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें तो ज्ञान का अर्थ तो ज्ञान ही हो जाता है, मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना, खोजबीन करना। तो हम ज्ञान की खोजबीन करते हैं कि ये ज्ञान जो शब्द है ये क्या है, इसका विश्लेषण करते हैं हम ज्ञान शब्द का। समझ पाए आप ज्ञान मीमांसा क्या होता है। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम ज्ञान क्या होता है यह जानने का प्रयास करते हैं, अज्ञान क्या होता है, ज्ञान शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं। इतना ही था इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको पेपर में लिख के आना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, तो लॉन्ग में आपको 2 पेज तो कम से कम भरने पड़ेंगे ज्ञान मीमांसा पे। बाकी आप वही कर सकते हैं, ज्ञान मीमांसा तथा विभिन्न वाद लिख के क्वेश्चन को लंबा कर सकते हैं। देखो दर्शन शास्त्र की 3 प्रमुख शाखाएं होती है, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी। तत्व मीमांसा के अंतर्गत तो हम मूल तत्व की खोज करते हैं, इस ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है, कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप की खोज की जाती है कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या होता है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम सामाजिक नैतिक मूल्यों का अध्ययन करते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो ये तो आसान सा पॉइंट है, वेरी शॉर्ट में आ जाता है इन तीनों के बारे में। ज्ञान मीमांसा अगर शब्द की बात करें, हिंदी शब्द की बात करें तो ज्ञान प्लस मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना। तो हम ज्ञान का विश्लेषण करना, हिंदी शब्द ज्ञान मीमांसा का अर्थ हो जाता है। लेकिन अगर हम ज्ञान मीमांसा के अंग्रेजी शब्द की बात करें एपिस्टेमोलॉजी की,
तो अंग्रेजी में शब्द ये यूज होता है हमारा। जो एपिस्टेमोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेमी और लोगस से। एपिस्टेमी का अर्थ होता है ज्ञान, लोगस का अर्थ होता है सिद्धांत अथवा विचार। इस प्रकार जो हमारा ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, इसका अंग्रेजी में जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है ज्ञान का सिद्धांत। यहाँ पर भी हम ज्ञान के सिद्धांत के बारे में पता कर रहे हैं, ज्ञान के बारे में पता कर रहे हैं कि एक्चुअल में ज्ञान क्या है। तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ज्ञान के अर्थ, स्वरूप आदि को समझने का प्रयास किया जाता है कि हम ज्ञान प्राप्त तो करना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है ज्ञान कहते किसे हैं, किस चीज़ को हमें ज्ञान मानना चाहिए। ज्ञान के बारे में हम नहीं जानते हैं तो ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर लेंगे। तब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ज्ञान होता क्या है, उसका स्वरूप कैसा होता है। यही सब हम डिस्कशन ज्ञान मीमांसा में करते हैं। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा है। इसे सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। इसमें ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा मतलब विश्लेषण किया जाता है। मैंने लिख दिया है यहाँ पर, मीमांसा विश्लेषण को बोलते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति, उसकी सीमाओं आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो देखो, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम ज्ञान का पूरा विश्लेषण करते हैं, जो भी ज्ञान के बारे में चीजें हो सकती है सब जानना सोचते हैं हम। इससे क्या फायदा होगा, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमें यह पता चल जाएगा कि ज्ञान कहते किसे हैं। जैसे अगर मैं आदर्शवादी हूँ, भगवान को मानता हूँ, तो मैं अपनी ज्ञान मीमांसा बनाऊंगा कि भगवान के बारे में जो भी जानकारी मिले वो सत्य है और इस भौतिक जगत के बारे में कोई जानकारी मिले वो असत्य है। तो मेरी एक विचारधारा हो जाएगी, मेरी ज्ञान मीमांसा के अनुसार सत्य या फिर ज्ञान वो चीज़ हो जाएगी जो भगवान के बारे में हो, बाकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं भौतिकतावादी हूँ, यथार्थवादी हूँ, तो मैं अपनी ज्ञान मीमांसा में क्या फिक्स करूंगा, ज्ञान मीमांसा के अनुसार मैं अपनी सत्य की व्याख्या कैसे करूंगा कि जो संसार के बारे में जानकारी है वही ज्ञान है, वही सत्य है। भगवान वगैरह की चीजें असत्य हैं, कोरी कल्पनाएं हैं। तो देखो, ज्ञान मीमांसा के अनुसार फर्क पड़ जाता है। तो आपको अपनी ज्ञान मीमांसा भी स्थापित करनी पड़ती है कि ज्ञान मीमांसा क्या होता है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आप किस चीज को सत्य मानते हैं। सबसे पहले आपको कोई ज्ञान मीमांसा अपनी स्थापित करनी होगी, ज्ञान मीमांसा के अनुसार अपने ज्ञान की परिभाषा देनी होगी कि ज्ञान मैं किसे मानूंगा, सत्य किसे मानूंगा, और उसी चीज़ को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। उससे संबंधित जो चीज़ आपको मिलेगी आप उसे सीखते हुए चलेंगे, उससे अलावा जो चीज़ होगी उसे आप छोड़ देंगे। इस प्रकार हमारी ज्ञान मीमांसा की जरूरत होती है हमें। ज्ञान मीमांसा का पश्चिमी दर्शन में लंबा इतिहास है, जो प्राचीन यूनानियों से शुरू हुआ था और वर्तमान तक जारी है। लगभग हर महान दार्शनिक ने इसमें योगदान दिया है। तो ये ज्ञान मीमांसा के बारे में था। अब ज्ञान मीमांसा में हम निम्न प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला तो ये हो जाता है कि ज्ञान क्या है, दूसरा हो जाता है ज्ञान का स्वरूप कैसा है, मानव ज्ञान की क्या सीमाएं होती हैं, हम ज्ञान किस प्रकार प्राप्त करते हैं, वास्तविक ज्ञान क्या होता है, सत्य क्या होता है, भ्रम क्या होता है, असत्य क्या होता है, असत्य का स्वरूप कैसा होता है, हम क्या जानते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम कुछ जानते हैं इसका क्या अर्थ होता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को हम सोल्व करने का या इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं ज्ञान मीमांसा में। इन समस्त प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान शब्द का विश्लेषण करते हैं तथा यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान क्या है तथा उसे कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं ज्ञात होगा कि ज्ञान क्या है, तब तक हम ज्ञान को सही रूप में ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। समझ पाए आप? अगर आपको यही नहीं पता ज्ञान क्या होगा और मैं आपसे ये कह देता हूँ कि पहले इंसान उड़ा करते थे अब नहीं उड़ते, पहले इंसानों के पंख हुआ करते थे अब पंख नहीं होते, और ये मैं आपको बताऊँ ये ज्ञान है, तो आप इसे सीख लेंगे, रट लेंगे और सबको बताएंगे कि मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ पहले इंसानों के पंख हुआ करते थे। तो आपको पहले पता होना चाहिए ज्ञान होता क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, वगैरह वगैरह। ज्ञान के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और जब आप ज्ञान के बारे में कोई रिसर्च वगैरह करते हैं कि ज्ञान कहते किसे हैं या किसी चीज़ के अनुसार ज्ञान क्या होता है, तब आप दर्शन शास्त्र की ये जो हमारी ज्ञान मीमांसा है इस शाखा के अंतर्गत रिसर्च करते हैं। आई होप अब आप समझ पाए होंगे जो ज्ञान मीमांसा होता है, एपिस्टेमोलॉजी, उसका क्या अर्थ होता है। अब अलग अलग वादों के अनुसार ज्ञान मीमांसा की हम व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपके पेपर में आ जाता है कि ज्ञान मीमांसा तथा विभिन्न वाद, ये लॉन्ग में आ जाएगा, वैसे आया नहीं है अब तक, शॉर्ट में ही आता है ये क्वेश्चन। कोई से एक वाद के बारे में आपसे जानकारी ले लेंगे, आएगा शॉर्ट में ये क्वेश्चन कि आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कर दीजिए, प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कर दिए, यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कर दिए, प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कर दिए, या मानवतावाद के अनुसार
ज्ञान मीमांसा की व्याख्या कर दीजिए, लेकिन मानवतावाद बहुत कम आता ही नहीं है, अब तक नहीं आया है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, 4 ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आदर्शवाद की बात कर लेते हैं हम, जिसे आइडियलिज्म बोलते हैं। देखो आदर्शवाद का क्या अर्थ होता है, वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, जब हमने सेकंड सब्जेक्ट आपका पढ़ा था फिलोसफी, उसमें मैंने आपको सभी वाद पढ़ाए थे। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, वाद क्या होता है। वाद होता है विचारधारा। अलग अलग समाज के लोग होते हैं, उन समाज के लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। कुछ समाज के लोग हमारे भगवान को सही मानते हैं, कुछ भगवान को मानते ही नहीं है, कुछ हमारी प्रकृति को ज़्यादा प्यार करते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति की पूजा करते हैं। पहले लोग किया करते थे प्रकृति की पूजा। तब अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, तो जिस समाज की जैसी विचारधारा उसके अनुसार हमने वाद का नाम दे दिया। जो समाज भगवान को ज़्यादा प्यार करता है, हमने उसे आदर्शवाद कह दिया। जो समाज भगवान को नहीं मानता, संसार को ही मानता, जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, उसे हमने यथार्थवाद कह दिया। जो समाज प्रकृति को ही मानता है, उसे हमने प्रकृतिवाद कह दिया। इस तरह से अलग अलग समाज के लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, उस विचारधारा को हमने वाद का नाम दे दिया। अब आप समझ पाए होंगे ये वाद क्या होता है। तो हमारे 5 वाद हैं, उनमें सबसे पहला वाद है हमारा आदर्शवाद है। मेन 5 वाद है, वैसे बाकी उपवाद हैं इनके। तो हमारे सबसे पहला वाद है आदर्शवाद। आदर्शवाद भगवान को सत्य मानता है और भगवान को ही, भगवान की प्राप्ति या अपना लक्ष्य मानता है। आदर्शवाद के बारे में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, वे सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आदर्शवाद भगवान को सत्य मानता है और भगवान से संबंधित जानकारी को ज्ञान मानता है। हम ज्ञान की तो खोज कर रहे हैं ज्ञान मीमांसा में, तो आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या होगा। ऐसी कोई भी जानकारी जो हमें भगवान के समीप ले जाए वो ज्ञान है। ऐसी कोई भी जानकारी जो हमें इस भौतिक संसार के समीप ले जाए, भौतिक संसारिक सुखों की प्राप्ति के समीप ले जाए, वो अज्ञान है। तो अगर आप कोई मशीन चलाना सीख रहे हैं वो अज्ञान है, लेकिन अगर आप भगवान की प्राप्ति के लिए तर्क वितर्क कर रहे हैं, संध्या हवन कर रहे हैं, आप इस तरह से कहीं एकांत में जाकर कोई तपस्या कर रहे हैं, मानसिक चिंतन कर रहे हैं, वो ज्ञान है आदर्शवाद के अनुसार। ये जो बातें मैंने बताई हैं ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, तत्व मीमांसा का नहीं। देखो आदर्शवाद की बात हम करते हैं तो हमें लगता है कि आदर्शवाद में हम भगवान को खोजेंगे, लेकिन आदर्शवाद तत्व मीमांसा की हल्का फुल्का तो असर सबका ही होता है हर दर्शन में। लेकिन आदर्शवाद में हम वास्तविक ज्ञान की खोज करते हैं कि ज्ञान एक्चुअल में है क्या, भगवान रूपी ज्ञान ही वास्तविक है, भौतिक रूपी ज्ञान अज्ञान है। तो इस तरह से ज्ञान मीमांसा का दर्शन है आदर्शवाद। आदर्शवाद के अंतर्गत ज्ञान का शुद्ध रूप से विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि हम ज्ञान की जितनी चर्चा आदर्शवाद में करते हैं उतनी किसी दूसरे वाद में नहीं करते। जब भी आप किसी आदर्शवादी को देखेंगे जो भगवान को मानता है, वो ज़्यादातर ज्ञान की ही बातें करता है, ज्ञान ध्यान धर्म की। तो ज्ञान का जो शुद्ध रूप से विश्लेषण हम आदर्शवाद में ही करते हैं। सुकरात के दर्शन में हमें सबसे पहले बुद्धिवाद की झलक देखने को मिली थी। उस समय के दार्शनिकों ने ज्ञान को इंद्रिय अनुभव बतलाकर, उस समय के दार्शनिकों ने क्या कहा था, इंद्रियों के द्वारा जो हम चीज़ प्राप्त करते हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान है। तो ज्ञान को आत्मनिष्ठ कर दिया था, निश्चित कर दिया था उस समय के दार्शनिकों ने कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो जानकारी हमें प्राप्त होगी वही ज्ञान है। इसके विरोध में सुकरात ने ज्ञान को वस्तुनिष्ठ, सुनिश्चित तथा सभी के लिए एक समान सत्य बताया और ऐसा कहा कि ऐसा ज्ञान केवल बुद्धि ही दे सकती है। देखो जो हमारे आदर्शवादी हैं ये बुद्धिजन्य ज्ञान को चिंतन मनन के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे ही सत्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एकांत माहौल में जाकर तपस्या करते हैं, अपने दिमाग में मन में नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं। उससे जो इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को ये सत्य मानते हैं, मतलब बुद्धिजन्य ज्ञान को ये सत्य मानते हैं। और वही इन्होंने भी कहा है हमारे सुकरात जी ने कि ऐसा ज्ञान केवल बुद्धि ही दे सकती है। तो इन्होंने बुद्धि के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान पर बल दिया सुकरात ने, और ये बात हमारी सीधा सीधा सा आदर्शवाद से संबंधित होती है। वास्तविक ज्ञान अवधारणात्मक होता है। वास्तविक ज्ञान में अवधारणाएं होती है और अवधारणाएं हम अपने दिमाग में बनाते हैं। अवधारणाएं बुद्धि के द्वारा ही निर्मित होती हैं। अवधारणाएं सामान्य प्रत्यय है जिसका निर्माण बुद्धि अमूर्तीकरण की क्रिया के द्वारा करती है, मतलब बुद्धि अवधारणाओं को बनाती है। अतः ज्ञान प्राप्त का माध्यम प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, हमें विचार। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है दिमाग में अपने विचार उत्पन्न करो। सभी मनुष्यों में से उसके सार तत्व मनुष्यता को अमूर्तीकरण के द्वारा उसकी बुद्धि ही निकालती है तथा मनुष्य की अवधारणा का निर्माण करती है। इस अवधारणा को जानने की शक्ति भी बुद्धि में ही है।
ज्ञानेंद्रियां इसे नहीं जान सकती। अतः यथार्थ ज्ञान बौद्धिक ही होता है। अवधारणाओं के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक होता है। तो हमारा ये हो जाता है आपका अवधारणाओं, बुद्धि और अवधारणाओं के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तविक होता है, जो आदर्शवाद हमें कहता भी है। प्लेटो का ज्ञान मुख्यतः सुकरात का ही ज्ञान है, वरन सुकरात से ज़्यादा विकसित है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जितनी व्याख्या प्लेटो ने की ज्ञान की, किस चीज़ को हमें सत्य मानना है यथार्थवाद के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार, प्लेटो भी यही बातें कहते हैं, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म रूप में प्लेटो उसे वर्णित करते हैं। प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य, चिंतनजन्य। ये हम पढ़ चुके हैं ज्ञान के प्रकार जब हमने पढ़े थे। इंद्रियजन्य ज्ञान कौन सा है? हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो हमारा इंद्रियजन्य ज्ञान होता है। ये ज्ञान बेकार होता है। यथार्थवादी इस ज्ञान को अच्छा मानेंगे, लेकिन जो हमारे आदर्शवादी है वे इस ज्ञान को कभी अच्छा नहीं मानेंगे। सम्मतिजन्य ज्ञान कौन सा होता है? जो हमें अपने जीवन में एक्सपीरियंस होते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं और हमें अपने अनुभव मिलते रहते हैं, एक्सपीरियंस होता रहता है हमें नई नई चीज़ों का। तो वो जो एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज मिलती है वो ठीक ठाक होती है, ना ज़्यादा बढ़िया होती है ना ज़्यादा घटिया होती है। लेकिन मेन ज्ञान कौन सा होता है? चिंतनजन्य ज्ञान। बुद्धि के द्वारा जब आप चिंतन मनन करेंगे, विचार बनाएंगे, प्रत्यय बनाएंगे, संप्रत्यय बनाएंगे, उससे जो ज्ञान आपको मिलेगा वो चिंतनजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान सत्य होता है, वास्तविक होता है। इसी पर बल दिया है उन्हें प्लेटो ने भी, और हमारे आदर्शवादी हमेशा चिंतनजन्य बौद्धिक ज्ञान पर बल देते हैं। डेकार्ट ने कहा कि ज्ञान जनजाति बीज रूपी हमारी बुद्धि में भरा पड़ा है। बर्कले ज्ञान प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते हैं। तो ये भी हमारे जो ज्ञान की व्याख्या इन जो हमारे दार्शनिक हुए इन्होंने भी आदर्शवाद के अनुरूप ही किया है। कांट ने तर्क बुद्धि को ज्ञान का आधार माना। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसी लाइन को छोड़ना चाहिए छोड़ सकते हैं बाकी, क्योंकि 2 पेज आपके भर गए हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा आदर्शवाद है, जो हमारा भगवान वगैरह को मानते हैं, वे व्यक्ति बुद्धिजन्य चिंतनजन्य ज्ञान को सत्य मानते हैं। उनके अनुसार ऐसा ज्ञान जो बुद्धि के जो द्वारा विचारों के द्वारा उत्पन्न होता है वह ज्ञान है, सत्य है, बाकी चीजें गलत है। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। इस दर्शन में भाव पक्ष प्रधान है, इमोशन भाव पक्ष प्रधान है। विश्व की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, जो सार्थक प्रतीत होता है, आदर्शवाद ये मानता है। बौद्धिक ज्ञान तथा चिंतन ही, बुद्धि तथा चिंतन ही ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ज्ञान का मुख्य स्रोत निगमन, आगमन, चिंतन और समीक्षा है। मतलब हम मन में चिंतन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं किसी चीज की। इस दर्शन का ज्ञान अनुमान से भी प्राप्त होता है। कभी कभी हम सोचते सोचते किसी चीज का अनुमान भी लगा लेते हैं। तो ये हमारा आदर्शवाद था। अब बात कर लेते हैं प्रकृतिवाद की। अब देखो, प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सत्य मानते हैं। जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, वही सत्य है। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है प्रकृति, क्योंकि हर चीज़ प्रकृति में पैदा होती है, हर चीज़ प्रकृति में नष्ट होती है। अगर हम प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे तो हम भी अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, इस प्रकृति जो हमारे आसपास प्रकृति है उसी में ही स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसी की खोजबीन करनी चाहिए और उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें किसी को भी कुछ सिखाना नहीं चाहिए। प्रकृतिवादी ये कहते हैं किसी को भी हमें कोई ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति या बालक होगा वह इस प्रकृति की खोजबीन करेगा, कहीं पर जाएगा, पेड़ पर पत्ते तोड़ेगा, कुछ भी करेगा तो उसे ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। कभी कभी वो क्या होगा, पेड़ से नीचे गिर जाएगा तो उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि नीचे गिरने पर चोट लगती है, आप उसे बताओ मत। तो ये जो प्रकृति है ये सर्वे सर्वा है। ये प्रकृति सबको ज्ञान देती है, सबको ज्ञान देगी, यही प्रधान है। हमें इस प्रकृति की खोजबीन करनी चाहिए। जो कोई इस व्यक्ति इस प्रकृति के नियमों को तोड़ेगा तो प्रकृति उसे सजा भी स्वयं ही देगी। प्रकृतिवादी ये मानते हैं। तो प्रकृतिवादी प्रकृति की खोजबीन को ही सत्य मानते हैं, उसी को ज्ञान मानते हैं। प्रकृतिवादी जगत व प्रकृति के ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। जो ये हमारा नेचर है, ये वाला नेचर जो हमें दिखता है, ये वाला नेचर जिसमें हम खेलते कूदते रहते हैं, इसे सत्य मानते हैं। इसमें प्रकृति संबंधी वस्तुओं को ही ज्ञान का मूल स्रोत माना जाता है। प्रकृतिवादी भौतिक विज्ञान को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान जो हमारे विज्ञान होते हैं, इसमें ज्योग्राफी भी आ जाता है आपका, वे हमारी प्रकृति से हमें परिचित कराते हैं। इस वजह से हम विज्ञानों को ज़्यादा महत्व देते हैं।
ज्ञान के स्रोत के रूप में ज्ञानेंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को महत्व दिया जाता है। देखो, ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों को हमारे यथार्थवाद में महत्व नहीं दिया जाता था। इससे पहले वाला जो ये था, इसमें महत्व नहीं देते थे। लेकिन प्रकृतिवादी ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है, उस ज्ञान को भी अच्छा मानते हैं, उसे भी ज्ञान मानते हैं। इससे अलग किसी भी ज्ञान में इनका विश्वास नहीं होता। मतलब आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, प्रकृतिवादी सीधा सीधा से ये मानते हैं। प्रकृतिवाद पदार्थों के मूल तत्व और उनके परिवर्तन नियमों को प्रकृति ही मानता है। इन सभी का ज्ञान भौतिक विज्ञानों के द्वारा होता है। प्रकृतिवादी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा मानते हैं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य स्वयं उसका निरीक्षण व परीक्षण करता है। फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान के एक नवीन अंग का विकास किया। उनके अनुसार निगमन प्रणाली का स्थान आगमन प्रणाली को दे देना चाहिए। उनका विचार था कि अतीत काल से मनुष्य ने अपने ज्ञान के पुनर्व्यवस्थापन में अधिक समय व्यतीत किया है। तो फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा है कि जो निगमन प्रणाली, निगमन और आगमन मैंने आपको पढ़ा दी है। निगमन प्रणाली में हम नियम बनाते हैं, बाद में उसकी व्याख्या करते हैं। आगमन प्रणाली में हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले सूत्र वो बता देते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह कराते हैं और सबसे लास्ट में नियम बताते हैं। निगमन में नियम पहले बताते हैं हम, आगमन में हम एक्टिविटी पहले करते हैं, नियम बाद में बनाते हैं। तो फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा, नियम वगैरह बच्चों को पहले मत बताओ, ये करना है वो नहीं करना है, वो ऊपर मत चढ़ो गिर जाओगे, ये मत बताओ। बच्चे खुद एक्टिविटी करेंगे और खुद नियम बनाते रहेंगे। आगमन प्रणाली में लास्ट में जाकर नियम बनता है। उनका विचार था कि प्राचीन समय से भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा में हमने काफ़ी समय बेकार कर दिया है अपना। इसके बदले में प्रकृति के परीक्षण, प्रकृति की खोजबीन करनी चाहिए। परीक्षक, एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में प्रकृति की खोजबीन करनी चाहिए। बेकन के अनुसार मानव ने अपने विशेष परीक्षणों में प्रकृति के टुकड़े टुकड़े और एकत्र परीक्षणों में एक विषय वस्तु का निरीक्षण किया है और इस प्रकार वह अपने जगत का ज्ञान प्राप्त कर चुका। इसका मतलब है, बेकन ने ये कहा है प्रकृति के बारे में हमने टुकड़े टुकड़े कर, एकत्रित कर, अलग अलग तरीके से प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है और इससे हमें जगत का ज्ञान हुआ है, और जो कि मेन ज्ञान है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, प्रकृतिवादी प्राकृतिक ज्ञान को सत्य मानते हैं। ऐसा ज्ञान जो बच्चे खुद खोजबीन कर प्राप्त करें प्रकृति के बारे में, उसे सत्य मानते हैं। आत्मा परमात्मा वाले चीज को ये असत्य मानते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं ज्ञान मीमांसा की? इनकी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दोनों हमारे ज्ञान का स्रोत होती हैं। प्रत्यक्ष अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान भौतिक पदार्थों से संबंधित होता है, भगवान वगैरह से नहीं। इनकी ज्ञान मीमांसा शुद्ध विज्ञानों तक सीमित होती है। इसमें भौतिक जगत और भौतिक शक्तियों पर बल दिया जाता है। ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पुस्तक में लिखा होता है हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। प्रकृतिवादी इस चीज़ को कभी भी नहीं मानते। नेक्स्ट है हमारा यथार्थवाद। देखो, यथार्थवाद भी प्रकृतिवाद की तरह ही होता है, बस प्रकृतिवादी तो प्राकृतिक, ये जो पेड़ पौधे हैं हमारा नेचर को ही सही मानते हैं। यथार्थवादी जो भौतिक संसार हमने बनाया है, ये जो भौतिक संसार हमने जो घर बनाया है, चीज़ें बनाई हैं, भौतिक संसार, ये सारा भौतिक संसार, प्रकृति भी आ जाती है उसमें और हमारे घर वगैरह भी आ जाते हैं, उसे सही मानते हैं। उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को आसान कर रहे हैं तो ज्ञान है। भगवान के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो अज्ञान है। बाकी ये प्रकृतिवाद की तरह से ही है। यथार्थवादी मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी मानते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य का मन तथा आत्मा उनके अंदर ही होता है, अतः ये सर्वप्रथम उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर बल देते हैं और इसे शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य मानते हैं। यथार्थवादियों ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति तथा समाज दोनों से ही संबंधित होता है, इसलिए शिक्षा के द्वारा मानव को उसके प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना अति आवश्यक होता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य में प्रकृति और समाज मनुष्य के लिए दोनों ही लाभदायक होती है। वो जो नेचर आ गया आपका और जो समाज हमने बनाया है, सामाजिक चीज़ें जो हमने बनाई है, वे दोनों आ जाएंगी। दोनों के बारे में आप जानकारी लेते हैं तो सत्य है वो। देखो, यथार्थवादी प्रकृति को सर्वप्रमुख नहीं मानते, बस ये जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लेकर अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। यथार्थवादियों का उद्देश्य अपने जीवन को सरल बनाना है। यथार्थवादियों का नारा क्या है? ज्ञान जीवन के लिए है। हमारे जीवन को जो आसान करे, जीवन में जो खुशियाँ भरे, वो चीज़ ज्ञान है। और मनुष्य को आध्यात्मिकता के आसन से उतारकर वास्तविकता की दुनिया में लाकर खड़ा करने का काम हमारा यथार्थवाद करता है। यथार्थवादी मनुष्य को उसकी दैनिक समस्याओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा आदि को सुलझाने के लिए तैयार करते हैं।
तथा इसलिए में शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी बल देते हैं। यह उस ज्ञान को सही मानते हैं जो मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो तथा प्रत्यक्ष अनुभव तथा इंद्रिय अनुभव के यथार्थवादी ज्ञान प्राप्ति को स्रोत मानते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष अनुभव, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम खुद करके कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो चीज़ सही है। तो जो हमारा संसार है वो संसार सत्य है, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। हमें अपने संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा खुश रहने का, जीवन को सुखमय व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी करनी चाहिए हमें, और उस जानकारी से हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय बन जाए, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाए। ये यथार्थवादी कहते हैं। ये प्रकृति पर ज़्यादा बल नहीं देते जैसे प्रकृतिवादी देते थे, लेकिन ये बच्चों को सिखाना भी चाहते हैं। जैसे प्रकृतिवादी कुछ भी नहीं सिखाना चाहते थे बच्चों को, यथार्थवादी बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाना चाहते हैं जिससे उनका जीवन सरल हो जाए। यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा की निम्न मुख्य विशेषताएं होती हैं। कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के द्वार हैं। प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान भौतिक पदार्थों से संबंधित होता है। इसमें भौतिक जगत और भौतिक शक्तियों पर बल दिया जाता है। ये वास्तविक जगत से संबंधित ज्ञान को सत्य मानते हैं। ज्ञान निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, निरीक्षण परीक्षण के द्वारा। तो यथार्थवाद के बारे में था। लास्ट है हमारा प्रयोजनवाद। देखो प्रयोजनवाद में हम प्रयोग किए गए ज्ञान को सही मानते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके लिए लाभदायक हो, आप उसे सिद्ध कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, या ये चीज़ सही है, या ये बात सही है, आप प्रयोग के द्वारा उसे सिद्ध कर सकते हो, तो वो चीज़ प्रयोजनवादी सही मानते हैं। जैसे हम लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती, तो हम क्या सिद्ध करेंगे कि लड़कियों का पढ़ना व्यर्थ है, लड़कियों को पढ़ाना बेकार है, लड़कियों को पढ़ाना झूठ है, असत्य है, सही बात नहीं है। तो प्रयोजनवाद क्या कहेगा, लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर हम लड़कियों को पढ़ाते हैं और लड़कियां सक्सेस हो जाती हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करती है, नौकरी लग जाती है उनकी, तो हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया, देखो लड़कियां पढ़ी हैं, नौकरी लगी, अच्छा जीवन व्यतीत किया है, तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना एक सत्य हो जाता है। तो सीधी सीधी बात है प्रयोजनवाद की, जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसे आप सिद्ध कर सकते हो, जिसका आपके जीवन में कोई लाभ हो और उस लाभ को आप सिद्ध कर सकते हो, तो वो चीज़ सही है, बाकी चीज़ गलत है। सीधा सीधा सा बात है। एक चीज़ आज सही है, आज सत्य है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो असत्य हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में उसका महत्व ही न रहे। प्रयोजनवाद किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं मानता। जैसे आदर्शवादी हमारे भगवान को सही मानते हैं, यथार्थवादी हमारे संसार को ही सही मानते हैं, प्रकृतिवादी इस नेचर को ही सही मानते हैं। बस इनका कोई एक चीज़ फिक्स नहीं है। इनका क्या है, जो चीज़ आप सिद्ध कर देंगे वो चीज़ हम सही मान लेंगे, जिसे आप सिद्ध नहीं कर पाए वो हम नहीं मानेंगे। अगर कोई यथार्थवादी भगवान को सिद्ध करके दिखा देता है, देखो भगवान ने ये किया, अगर कोई झूठ बोलेगा वो उसे तुरंत चोट लग गई, देखो पाप किया था इसने, पाप का फल मिल गया, भगवान है। तो यथार्थ ये जो हमारे प्रयोजनवादी है, ठीक है भाई तेरी बात सही है, तूने सिद्ध कर दिया। अगर सिद्ध नहीं कर पाया तो भाई तेरी बात गलत है। तो सिद्ध करने पर, प्रयोग करने पर, प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने पर बल देते हैं ये। तो जो बातें बोली है मैंने वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रयोजनवाद में तत्व मीमांसा के स्थान पर ज्ञान मीमांसा को ही प्रधानता दी गई है। प्रयोजनवादी तर्क बुद्धिवादी नहीं है। देखो प्रयोजनवाद में जो हम बुद्धिवाद को ज़्यादा बल नहीं देते, बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर, लेकिन फिर भी हम ज्ञान की व्याख्या बुद्धि के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि हम बुद्धि के द्वारा ही सिद्ध करते हैं, सोच विचार करते हैं कि क्या चीज़ सही है हमारे लिए। तो इसमें बुद्धि का हम थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन आदर्शवाद की तरह पूरा नहीं करते। प्रयोजनवाद के अनुसार जैसा हम देखते हैं उसी प्रकार उस चीज़ की व्याख्या भी कर देते हैं। प्रयोजनवादी विश्लेषणात्मक ढंग से व्याख्या करने के लिए ऐसे प्रश्नों का प्रयोग करते हैं कि हम किस प्रकार गुणों और मूल्यों का अनुभव करते हैं। प्रयोजनवादी ज्ञाता और ज्ञेय में अधिक अंतर नहीं करते। ज्ञाता और ज्ञेय के सीधे संबंध से ज्ञान प्राप्त होता है। देखो ज्ञेय तो हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसे हम जानना चाहते हो, जिसे हम जान सकते हो, जानने योग्य है। ज्ञाता हम होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो ये कोई चीज़ होती है, ये ज्ञान होता है, ये ज्ञाता होता है। तो ज्ञाता और ज्ञेय में जब सीधा संबंध होता है ना, तो उससे ज्ञान प्राप्त होता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार क्रिया करने और कार्य करने की क्रियाएं जीवित रहने का साधन है। इस प्रकार से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह अपरिवर्तनीय और सदैव सत्य रहता है। प्रयोजनवादी उसी ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं जो व्यवहारिक मानव जीवन के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो देखो वही बात है, अगर हम किसी चीज़ को सिद्ध कर देते हैं, देखो ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है, इसे हमने सिद्ध कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वही ज्ञान सत्य है। ज्ञान की सत्यता के लिए उससे प्राप्त होने वाले व्यवहारिक परिणामों
पर विलियम जेम्स ने इतना अधिक बल दिया है। तो देखो, जो परिणाम, जो हम प्रयोग वगैरह करते हैं या अपने कोई काम करते हैं, उनके परिणाम क्या प्राप्त होते हैं, हमें उन पर बल दिया है। विलियम जेम्स ने तो उन पर इतना अधिक बल दिया है कि कभी कभी उनसे प्राप्त सफल अथवा उपयोगी परिणामों को ही वह ज्ञान की कसौटी मानते हैं। कि जो हमारे प्रयोजनवाद हैं, जो हम कोई चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलते हैं, उसको ही हम ज्ञान की मुख्य कसौटी मानते हैं। अगर परिणाम अच्छा मिला तो वो सत्य है, परिणाम अच्छा नहीं मिला तो वह असत्य है, सीधा सीधा सा कह देंगे। ये वे कहते हैं कि वही ज्ञान सत्य है जिससे उपयोगी परिणाम प्राप्त हो और यथार्थ जीवन में सफलता मिलती हो। जिन विचारों से उपयोगी ज्ञान परिणाम या उपयोगी परिणाम प्राप्त नहीं होते, उसे विलियम जेम्स ज्ञान ही नहीं मानते। ज्ञान की सत्यता के लिए उसकी उपयोगिता ही मुख्य कसौटी है। ये कोमा लगा लेना। उनके अनुसार किसी ज्ञान को सत्य कहने से तात्पर्य होता है कि वह उपयोगी भी हो, अर्थात जो चीज़ उपयोगी है वही सत्य है। आगे वही बात, जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपके जीवन में काम आए, जिसे आप सिद्ध कर सकते हो, देखो ये चीज़ हमारे लिए लाभदायक हो रही है, सिद्ध के प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हो, वही चीज़ सत्य है। सत्य एवं उपयोगिता को विलियम जेम्स एक ही मानते हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों में संबंध भी नहीं बताया। जॉन डीवी भी विलियम जेम्स की बात से ही सहमत है और जॉन डीवी ज्ञान उसको मानते हैं जिसकी व्यवहारिक उपयोगिता हो और वही सत्य होता है। बिना उपयोगिता के ज्ञान, सत्य के ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये उपयोगिता पर बल देते हैं। प्रयोगों के द्वारा आप कोई चीज़ सिद्ध कर दें, उपयोग है, तो जो चीज़ आपके लिए उपयोगी है वही ज्ञान होता है। परियोजनवादी ज्ञान मीमांसा के बारे में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। परियोजनवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। परियोजनवाद ज्ञान प्राप्त करने की विधि अधिक है। ये अनुभव एवं क्रियाओं के संपादन को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में या जो क्रियाओं के द्वारा कुछ चीज़ सिद्ध कर देते हैं, वो चीज़ सही है। ज्ञान अनुभव एवं अभ्यास से प्राप्त होता है। परियोजनवादी भावी जीवन की तैयारी को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। परियोजनवाद में करके सीखना और करके ज्ञान प्राप्त करना मेन होता है। तो ये चीज़ हमारी आज की थी परियोजनवाद की वगैरह वगैरह। ये लास्ट पेज था शायद। हाँ, अब एक बार और हल्का सा रैप अप कर लेते हैं। इतने सारे वाद थे, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार इन्हें देख लेते हैं कितने वाद हमने किस तरह से पढ़े हैं। तो ज्ञान मीमांसा तो आप समझ पाए क्या होता है। ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान किसे कहते हैं, वास्तविक ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, सत्य क्या होता है, झूठ क्या होता है। तो ये चीज़ें हम जानना चाहते हैं कि ये होती क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा ये होती क्या है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आदर्शवाद के अनुसार अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ये कहेंगे कि भगवान के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ज्ञान है, इस भौतिक जगत के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो अज्ञान है। बुद्धि के द्वारा सोच विचार कर जो भी चीज़ आप सीखेंगे वो ज्ञान है। आदर्शवाद तो ये कहता है। प्रकृतिवादी क्या कहते हैं, प्रकृति जो भी चीज़ हमें सिखाए वो ज्ञान है। प्रकृति की हम खोजबीन करेंगे, खुद खोजबीन करेंगे, प्रकृति में जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, खोजबीन करेंगे, इंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान अच्छा है। प्रकृति जो भी चीज़ हमें सिखाए वो ज्ञान है। यथार्थवादी क्या कहते हैं, ये जो संसार है, भौतिक संसार है, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में कोई भी जानकारी हमें मिल रही है जिससे हमारा जीवन सरल हो जाए, हमारा जीवन की समस्याएं कम हो जाए, वो चीज़ ज्ञान है। इस भौतिक संसार के बारे में ही जानकारी हमें लेनी चाहिए। हमारा समाज भी आ जाता है इसमें, प्रकृति वगैरह भी आ जाती है। परियोजनवादी क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, सत्य फिक्स नहीं है, सत्य बदलता रहता है, ज्ञान बदलता रहता है। जरूरी नहीं है जो चीज़ आज सत्य हो वो कल भी सत्य रहे, क्योंकि हम अपने अनुभव करते हैं, अपने एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों के बारे में। आज हम कुछ अनुभव कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अधिक फायदेमंद है, तो वो चीज़ सत्य है, वो ज्ञान है। आने वाले टाइम में दूसरे लोग पैदा होंगे, में अपने नए अनुभव करेंगे, वे देखेंगे कि अब जो पहले वाली चीज़ है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये दूसरे वाली चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो वो दूसरे वाली चीज़ सत्य हो जाएगी, वो ज्ञान हो जाएगी। तो ज्ञान फिक्स नहीं है। परियोजनवादी ये कहते हैं हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, प्रयोग करते हैं, प्रयोगों के परिणाम प्राप्त करते हैं। परिणाम अगर हमारे लिए हितकर होते हैं तो वो चीज़ सत्य हो जाती है, अगर हितकर नहीं होते तो वह असत्य हो जाती है। ये परियोजनवाद ने कहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।